Hello everyone. So for a successful GATE attempt, we need to have a strong guidance. And who could be a great guide than a GATE topper? So today I have with you the All India rank 28 GATE EC 2022, and his name is Pramanik Patel. So in my LinkedIn I have posted one poll, and in that poll I have asked like if you have a GATE topper, then which question you will ask them, and luckily we have all these four answer in this video. And the most important part is the note making, because note making can make or break your GATE preparation, so don't miss that portion. And also to save your time, here is the timeline is coming with the timestamp, so you can skip the portion which you don't need and you can directly jump to the portion which is the most required for your GATE preparation. So let's see you there. So hey, hi Pramanik, Kem Cho. Fine. So how you are feeling now after getting a so great result, 28 rank? It could be the dream for every EC guy. The day when result was going to be announced, I was checking the website continuously देख ही रहा था, FYF दबाता ही रहा। और जब रिजल्ट आया तब पता चला कि इतना अच्छा रैंक है। मतलब तभी वो तब लगा कि जो मेहनत हमने की है वो सब अब अच्छा उसका रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पापी भी बहुत खुश थे, बस उन लोग के सेक्रीफाइस कुछ अलग लेवल पे चल रहा है, कुछ खाना पीना सब बाहर का बंद था, वो अलग ही खुशी है वो जो रैंक का रिजल्ट देखते हैं। जब आप यू आर जस्ट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, आपको आप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग ऑल द आंसर, ठीक है, और because you got 28 means you have not scored 100 of 100 and it is not possible also, right? So आपका मार्क्स कितना आया होगा roughly? मेरा 68.3। so इसका मतलब you lost 32 मार्क्स, राइट? सो जब वो वाला क्वेश्चन आपका गलत हो रहा था तो आपको क्या फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे? मतलब ये सब जो है वो सब मैंने टेस्ट सीरीज जो कूलेंट टेस्ट सीरीज इसमें सब सिमुलेट करके देख लिया था कि जब गलत होगा तो क्या करना है। तो गलत हो रहा था, जब नहीं बनता तो उसको स्किप करके आगे चला, फिर थोड़ा भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, जो आया वो किया, बाकी सब जाने दिया। और सबको पता भी होगा कि इस बार में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन बहुत ईजी आया, एकदम ईजी था, पर वो उसमें कैसा है कि मेरे से नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया, भले वो सबके लिए बहुत ईजी लग रहा था और मेरे लिए वो पता नहीं अलग ही डिफिकल्ट लगता है, तो वो मैंने छोड़ दिया। सो वो रिलेटिवली होता है कि किसी को डिफिकल्ट लगा है, तो अगर अपने से नहीं बना तो समझ लेने का किसी से नहीं बना, भले बने इन रियल किसी से तो बनता ही होगा, पर हमारे लिए नहीं बना तो किसी से नहीं बना, फिर छोड़ दिया। और जैसे आप जब मतलब बिफोर गोइंग टू मेन एग्जाम आप तो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम में आपका मार्क्स कितना आ रहा था उस पे, मतलब हाईएस्ट कितना आया था? टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट एक बार 76 तक चला, लोएस्ट देखने जाए तो 51 55 भी चला। बट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट यू गॉट समथिंग रैंक अराउंड 2000 प्लस, और आप बोल रहे थे कि इट वाज योर एक कैजुअल टेक ऑन द गेट एग्जाम। फॉर अस एक्चुअली, फॉर मेनी ऑफ अस, when we go full for the gate also, then also we could only get this much of marks, like 2000 or 3000 plus. So what's the difference between you and those other fellow? The thing is, मतलब मेरे को पहले से इंजीनियरिंग बहुत पसंद था, सो कॉन्सेप्चुअली मेरे को सब याद तो सब कुछ रह जाता। द थिंग इज आई डिड नॉट मेक नोट्स, कुछ नोट्स जैसा था ही नहीं, तो इसलिए जो अटेम्प्ट हो रहा था वो मैं रिवीजन कैसे करूँ, लास्ट मोमेंट तो आ गई लास्ट ईयर, तो रिवीजन के लिए कुछ मेरे पास मटेरियल नहीं था, बिकॉज माइंड में सब था, कॉन्सेप्ट सब याद थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं था। सो एंड मोमेंट पे रिवीजन में जो फेलियर आया उसी की वजह से मेरा वो जो अटेम्प्ट है वो फेल, दैट वाज द मेन। And actually, I have done one poll in my LinkedIn, and there I asked like, if you get one gate topper with you for lunch or dinner, which question you will ask the most? And the answer I got is that the self-study plan. Like anybody who start his journey for GATE, there are many subjects, like 10 to 11 subjects. So what should be the order of those subjects? मतलब किसको पहले पढ़े, किसको बाद में पढ़े, या सबको एक साथ पढ़ सकते हैं? सो मेरा सबसे पहला जो था वो मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर, बिकॉज एप्टीट्यूड का कैसा है तो वो एक महीने में या 2 महीने में नहीं आता, उसको थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आता है। सो मैंने फर्स्टली एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद डिजिटल किया था, फिर नेटवर्क्स किया था, उसके बाद सीक्वेंस एंड सिस्टम था, फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद ईडीसी था, उसके बाद एनालॉग था, फिर मैथ्स, फिर ईएमटी और फिर कंट्रोल। अब इसके पीछे एक लॉजिक था पूरा। डिजिटल इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज वो बहुत इजी होता है, उसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ बहुत होता नहीं, सो डिजिटल इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। नेटवर्क्स इसीलिए किया था बिकॉज इट विल बी द बेस फॉर एनालॉग और वो सब आगे के जो भी सब्जेक्ट्स है
उसके लिए नेटवर्क, और नेटवर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो डिजिटल नेटवर्क खत्म कर डाला। फिर मैंने लिया सिग्नल। सिग्नल कैसा होता है, कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल चाहिए, सो पहले सिग्नल कर डाला, उसके बाद कम्युनिकेशन कर डाला, मतलब पूरा कम्युनिकेशन और सब खत्म हो गया। अब होता है डिवाइसेस और वो सबका शुरू। सो फिर ईडीसी स्टार्ट किया, तो ईडीसी खत्म करते एनालॉग, क्योंकि ईडीसी का एप्लीकेशन एनालॉग में, फिर वो खत्म हो गया। फिर मैथ्स किया। मैथ्स इसलिए क्यों किया, क्योंकि उसके बाद ईएमटी करना था, ईएमटी में वेक्टर्स और वो सब की जरूरत पड़ी, तो मैथ्स किया, फिर ईएमटी। और फिर कंट्रोल तो थोड़ा इंडिपेंडेंट ही चलता है, उसके अंदर सिग्नल्स और वो सब का एप्लीकेशन आता है, तो वैसे भी सिग्नल्स कर डाला था, तो फिर लास्ट में कंट्रोल। सो दिस वाज माय स्टडी प्लान। रियली ये वाला लॉजिक मतलब मैक्सिमम को नहीं पता होता है, जो लोग शुरू नहीं करते, जो लोग शुरू कर देते दे नो फॉर देम इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आपने जैसे ये सब कोर्सेज किया, ठीक है, तो अभी जैसे अभी जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं देयर आर जर्नी फॉर 2023 के, और हमारे लिए अभी ओनली 8 महीना बाकी है, ठीक है, तो अभी इस 8 महीने में आप रफली कुछ टाइमलाइन दे सकते हैं क्या कि कैसे कुछ करो रफली मंथ वाइज मंथ? अभी एज ऑफ नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो हम पहले पकड़ सकते हैं। ये ऑर्डर को थोड़ा सा अभी मिस भी कर दे, क्योंकि बीटेक लेवल पे जो नॉलेज है उससे चल जाएगा सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। सो वो नॉलेज को लेकर हम थोड़े जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो मेरे हिसाब से मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है एनालॉग। एनालॉग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर ईडीसी है, फिर सिग्नल्स, फिर मैथ्स है, फिर एप्टीट्यूड है, और कंट्रोल है, और डिजिटल। अगर इतना भी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू, मैंने जब सर्वे किया था मेरे टाइम पे, तो अराउंड 70 प्लस मार्क्स स्कोर आराम से कर सकते हैं विद दिस मच सब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर। इसको अच्छे क्वालिटी से कर डालेंगे तो 70 प्लस मार्क्स जाने के बहुत चांसेस हो जाए, और 8 मंथ्स में इतने सब्जेक्ट आराम से। और मेरी तरफ सबको सजेशन यही है कि अगर आपके पास टाइम हो, अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट इन कॉलेज और सेकेंड थर्ड ईयर में हो, तो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, ताकि हमारे लिए ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़े। क्योंकि सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो दैट हैज बोलते हैं गलत होता है, क्योंकि किसी का भी 1-2 मार्क आगे चला गया तो पूरा रैंक ऊपर नीचे कर। सो अभी तो सबके लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी ये प्लान यूज करना, बाकी अगर ऑप्शन है 1-2 साल है तो आराम से सब भी पढ़ना। और अभी 8 मंथ्स के लिए करना है तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। उसके बाद अगर थियरी कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज में अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट होता है, फिर मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट होता है, और फुल लेंथ। तो जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें फर्स्ट यही लेना होता है कि एक सब्जेक्ट, मान लो कि मैंने ईडीसी आज कंप्लीट किया, आज तो नहीं, मतलब 2-3 दिन चले जाएंगे, 5-6 दिन तो आराम से उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद उसका टेस्ट देंगे, उसके अंदर कौन से टॉपिक है गलती की है वो एक पेज पे लिख देंगे। फिर उसमें से पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, और वो टॉपिक को वापस रिवाइज ऐसे ही सब्जेक्ट के लिए करें। और मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर तक हम मिक्स्ड सब्जेक्ट शुरू कर दें। मिक्स सब्जेक्ट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ईडीसी एनालॉग दोनों का एक ही साथ टेस्ट, कम्युनिकेशन का अलग अलग, मतलब एक ही एनालॉग कम्युनिकेशन डिजिटल का एक टेस्ट होगा। सो नवंबर में अगर ये स्टार्ट कर दे तो देन वी हैव 2 मंथ्स, दिसंबर एंड जनवरी फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। पर अगर ये अभी से कोई एस्पिरेंट शुरू कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए वो दिसंबर तक चला जाएगा। मेरा मतलब ऐसा मेरा मानना है कि उसको दिसंबर तक तो जाना ही पड़ेगा ये सब कंप्लीट करने के लिए। तो दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने खुद ने टेस्ट सीरीज 7 जनवरी से फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 7 जनवरी को ली। दैट इज वेरी लेट, पर होता है कि सभी का अलग अलग चलता है, तो मेरा भी अलग चला गया। 7 जैन वाज द फर्स्ट, सो वो भी टाइम इनफ रहा था, मतलब उसमें भी हो जाएगा। तो 8 मंथ्स इज वेरी सफिशिएंट। और one of my friend who prepared only in 6 months and he is 88 now, so वो भी possible है, and he is in the 4th year of the college। ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा दिन यही कर रहा है। so 8 months is very enough time, उसमें तो 6 महीने में। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है वो साथ ही साथ में शुरू करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ईडीसी शुरू किया, अभी हम लोग का जून चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैं वो वाला सब्जेक्ट वाइज करते रहूंगा, राइट? ओके, सो ध्यान ये भी लेना पूरा दिन ईडीसी नहीं कर, थोड़ा हाफ अ डे ईडीसी ले सकते हैं। उसके बाद जो पहले का सब्जेक्ट है वो भी रिवीजन करना, बिकॉज एक साथ जब हम गेट देंगे तब सब सब्जेक्ट एक साथ में आ। सो वी शुड बी, मतलब साइक्लिक रिवीजन जैसा है कि अगर मेरा एनालॉग खत्म हो गया तो मेरे को ईडीसी आगे का है वो भी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज। तो पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट का हम कॉम्बिनेशन लेके भी। ओके, तो जैसे मैं जब गेट दे रहा था तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर थे वो लोग कहते थे कि यू मेक सम 2-3 पेजेस ऑफ नोट्स,
मतलब जो लास्ट डेज आएगा जनवरी के टाइम में रिवाइज करने के लिए। तो आपके वहाँ पे कैसा था, ऐसे दे इंस्ट्रक्ट करते थे क्या कि नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स? ये सर इसमें कैसा है, शॉर्ट नोट्स का भी थोड़ा अलग चलता है। मैंने हम्म जब मैं भी ये पढ़ रहा था तो मैंने भी यूट्यूब बहुत सर्च किया था कि हाउ हम्म टू मेक शॉर्ट नोट्स, कैसा होता है नोट्स। तो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए नोट्स तो बनाया शॉर्ट नोट्स, पर मेरा रिवीजन उसमें से अच्छे से हो नहीं पा रहा। तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बदल डाली, मैंने शॉर्ट नोट्स फिर कभी बनाए नहीं। मैं हमेशा क्लास नोट से फुल रिवीजन ही करा। आई हैड नेवर मेड अ शॉर्ट नोट। एक सब्जेक्ट का बनाया पर वो भी फेल गया। सो मेरा तो हमेशा से मैं क्लास नोट्स में ही रिवाइज करा था। और क्लास नोट्स में भी मैं क्या करता था, टॉपिक्स में जो लगे उसको एक रेड बॉक्स में डाल, ताकि जब दूसरी बार रिवाइज करे तो पूरा क्वेश्चन सब वापस पढ़ना नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वो बॉक्स है ना वही पढ़ना। सो इट वाज लाइक ओके। शॉर्ट नोट्स, पर मेहनत हमारी बहुत कम हो जाती है। शॉर्ट नोट्स में वापस बुक में लिखना भी पड़ता है, सिर्फ वो बॉक्स दिखे वही पढ़ना है। सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी ऑफ रिवीजन। सो रफली कितना टाइम लगता होगा वो रिवीजन करने के लिए फ्रॉम द क्लास नोट्स? क्लास नोट से ऑन एन एवरेज विद पैरेलल रिवीजन मींस अगर एक सब्जेक्ट भी कर रहा है और आधा दिन रिवीजन करता है तो 3-4 डेज में एक सब्जेक्ट होता है फ्रॉम द नोट्स। और अगर आप क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दें मैक्सिमम टाइम में 3-4 डेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर। ओके। तो अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन है कि जैसे जब हम गेट का प्रिपरेशन करते हैं देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ता है, राइट? और उसके साथ ही साथ में हमें न्यूमेरिकल्स भी करना है, बिकॉज एग्जाम में तो वही सब आएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कोई, ठीक है? तो अभी ये टाइम डिवाइड कैसे करें? जैसे फॉर मी, जैसे मैं जैसे आदमी हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत सही लगता है, मैं न्यूमेरिकल्स को जस्ट जितना देर से कर सकता हूँ उतना सही है। पर एग्जाम लाइक गेट आई थिंक इट्स नॉट ए करेक्ट स्ट्रेटेजी। सो इसको बैलेंस आउट कैसे करें, कॉन्सेप्ट एंड द न्यूमेरिकल्स? तो ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से वी आर प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। सो हाफ द डे वी विल डू सब्जेक्ट 1, हाफ द डे वी विल डू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट 2 में भी कैसा है, एक बार 4 दिन का जो रिवीजन पैटर्न है, मतलब रिवीजन हो गया क्लास नोट से, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जो भी मिले, जो भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। उसमें मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ही होंगे बिकॉज गेट इज न्यूमेरिकल बेस्ड। तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स उसकी प्रैक्टिस कर डालें, फिर वापस ये साइकिल, मतलब कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल। और फिर हमको इसमें से कि अगर हम 2-3 बार ये रिवीजन कर डालेंगे तो फिर हमको ऑटोमेटिक सब याद आएगा। तो फिर तब हम ये जो रिवीजन की पैटर्न है, 4 दिन का जो रिवीजन, उसको कम करके 2 दिन में भी चला जाए, और फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचे उसको हम न्यूमेरिकल्स में इन्वेस्ट। ओके। और तो सर इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, गेट 2022 में कैसा थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए दिस टाइम ओके ओके। ईडीसी में। सो ईडीसी में मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो, और ये लोग ने शिफ्ट करके थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर। सो मेरा हिसाब से 60-40 रेशियो इज गुड। 60% फॉर न्यूमेरिकल टाइम इन्वेस्टमेंट एंड 40% इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो नया नया चीजें जान रहे हैं, ठीक है? और जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स को लव करते हैं उनके लिए तो बहुत सही है भाई, बोरिंग लगेगा ही नहीं उनको, वो लोग पूरा दिन गो थ्रो कर सकते हैं। पर न्यूमेरिकल्स के टाइम में आई फील बोरिंग। सो आपको भी बोरिंग लगता है क्या न्यूमेरिकल्स के टाइम में? और लगता है तो आप क्या करते हैं तब? सर मैंने न्यूमेरिकल्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो जो सॉल्व कर दिया था, आई वाज एबल टू सॉल्व। दूसरा था थोड़ा सॉल्व हुआ फिर आगे जाके अटक गया। फिर ऐसा था जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया, बहुत अलग लेवल पे चल गया। और एक फिर 50% वाले के लिए कुछ अलग। तो जब मैं सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहा था तो मैं उस पर फोकस करूंगा जो अनसॉल्वेबल थे, जो मेरे से कभी सॉल्व नहीं हुए, जो इम्पोर्टेंट लगे। अब जो मेरे से सॉल्व हो गए उसको मैं जाने देता, बिकॉज वो तो ऐसे भी आने वाला। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजी कि क्वेश्चन को मैं ऐसे बाइफरकेट। So Pramanik, like we have few subjects like EDC, okay, and then EMFT. So उस उनमें क्या है कि बहुत खतरनाक खतरनाक फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है? जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग रट्टा मार देते हैं और सेमेस्टर में कुछ भी आ गया तो उसको उस फॉर्मूले में बैठा देते हैं एंड दे गेट द रिजल्ट। तो फॉर गेट व्हाट कुड बी द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट? सर बेस्ट अप्रोच विल बी फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स आती है वो क्यों आ रही है, अगर वो हमको थोड़ा समझ में आ जाए तो हम अगर बात करें कि ईडीसी में एक फॉर्मूला कि वो डायोड में जो डिप्लीशन की विड्थ होती है, तो कह सकते हैं रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इनटू 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन टी। अब ये दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, पर हमको अगर ऐसा पता चल जाए कि इट इज समथिंग लाइक इनवर्स प्रोपोर्शन विद द डोपिंग, बिकॉज जितना डोपिंग ज्यादा होगा उतनी विड्थ कम होती है। तो उससे आइडिया आता है कि एन या एनडी वो थोड़ा डिनोमिनेटर में है, तो उससे आइडिया आ जाएगा कि न्यूमरेटर तो हो ही नहीं वाला, वो डिनोमिनेटर ही हो। और रूट तो हमको थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया रहेगा
कंफ्यूजन यही होता है कि एन ऊपर है या नीचे है। ऐसा ऐसा कभी डाउट नहीं आएगा कि रूट है कि नहीं, क्योंकि रूट दिख ही जाएगा। पर यही आता है कि क्यू ऊपर है या क्यू नीचे है। सो मेरा एक ये थोड़ा था कि फॉर्मूले का पीछे का थोड़ा लॉजिक समझ लेना कि इंट्यूटिवली हो क्या रहा है कि अगर ये बड़ा है तो कम जो आउटपुट है वो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाता है कि वो न्यूमरेटर में रहेगा या डिनोमिनेटर। और दूसरा ये भी होता है कि थोड़ा 2-3 बार लिख देते हैं ना, और तो भी याद हो जाता है। और अगर इतनी बार हमने साइकिल में साइक्लिक रिवीजन करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली याद आएगा। वो अभी हमको भूल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिवीजन थोड़ा कम होता है तब ऐसा लगता है। पर एट द अ डे बिफोर द एग्जाम आपको तभी भी वही लगेगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आपको याद सब कुछ होगा, फिर भी एक दिन पहले भी यही कॉन्फिडेंस आता है। मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज ही रहता है कि मेरे को याद नहीं है। तो सर सब एस्पिरेंट्स का यही होता है, इसलिए ये रिलेटिव है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको यही लगने वाला। तो एक ही है कि थोड़ा लॉजिक डेवलप कर दे फॉर्मूले इसके पीछे का, और कि थोड़ा लिख लिख के थोड़ा याद कर, थोड़ा रट्टा तो मारना पड़ेगा, और थोड़ा लॉजिक तो थोड़ा ही। जैसे आपने जो फॉर्मूला कहा है, ये वाला एनडी वाला फॉर्मूला रूट आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं किया है, सो एनडी आ रहा है क्योंकि वो एनआई वाला मास एक्शन कुछ था, एनआई इज इक्वल टू एनडी एन ए समथिंग था, ठीक है, तो प्रोबेबली उससे आ रहा है। तो क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला का एक प्रोग्रेशन बनाए कि पहला ये वाला फंडामेंटल फॉर्मूला है, देन दिस इज द बिग फॉर्मूला, ठीक है, मतलब नोटबुक में। तो आप कैसे करते थे? आपका जो क्लास का नोट्स था उसमें फॉर्मूला लिखा रहता था, राइट? तो उस पे आप क्या सर्कल बनाते थे, देन लिखते थे, देखे कि एनडी यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, हाउ हाउ यू अप्रोच लाइक दिस? मैंने बोला कि वो रेड बॉक्स तो डालता है, और वो कहाँ से आता है तो उसका डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग है उसमें भी एक छोटा सा एरो लगा देता है कि जब आता हूँ तो इच्छा हो गई कि देखना है थोड़ा डेरिवेशन, तो वहां से थोड़ा स्टार्ट करके नीचे फॉर्मूला तक है। फिर ऐसा होगा कि बस दो बार देख लिया डेरिवेशन, तो फिर उसके बाद कभी नहीं देख, तो ऐसे ऐसे कभी देखता था कभी नहीं। पर ऐसा है कि 2-3 बार तो मैंने डेरिवेशन देखी, इसलिए थोड़ा। और हाँ, और सर डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन से भी क्लैरिटी बहुत आ जाती है कि डिनोमिनेटर में रहेगा या न्यूमरेटर। वो डायरेक्ट याद करने से अच्छा है कि थोड़ा डेरिवेशन याद आ जाएगा ना, तो भी माइंड के अंदर ही सेट हो जाएगा कि वो ऊपर है या नीचे। सो डेरिवेशन भी बहुत काम लगता है। पर गेट के एग्जाम में डायरेक्ट डिराइव करना उससे अच्छा है कि थोड़ा रट के जाए फॉर्मूलास, तो हमारा टाइम भी सेव हो तो जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, तो वहां पे क्या बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स एवरीथिंग सिखाया जाता था, या वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते थे कि डिराइव करो देन गेट द आंसर? सर। और वहाँ पे भी ऐसा ही था कि वो थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल जाते थे, थोड़ा थोड़ा बता देते थे। अब जो ऐसी कोई फॉर्मूला आई जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत डीप चला गया, तो वो लोग फॉर्मूला से खत्म कर दिया। और उनको लगा कि अगर ये जो बोला मैंने वो विड्थ वाला, वो थोड़ा उनको लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने डिराइव करा है। सो वो लोग भी, तो कोचिंग वाले थोड़ा स्मार्टली हैंडल करते हैं इस बात को, उनको पता रहता है कि ये जरूरी है या नहीं, तो उस हिसाब से डेरिवेशन में घुसते हैं, और कभी कभी वो स्किप भी। हाँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है, अगर एवरी फॉर्मूला डिराइव करो, और टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, सो वन देयर इज वन ब्लंट क्वेश्चन, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, पर आई वांट टू आंसर फ्रॉम यू, एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक एनी गेट एस्पिरेंट डू, जिससे उनका 3 डिजिट रैंक नहीं आता है? ऐसी गलती तो मैंने भी बहुत की थी। अब वन ऑफ देम इज ये टेस्ट सीरीज के मार्क्स देके डीमोटिवेट हो, बहुत अलग लेवल पे ये डीमोटिवेशन होता है। बिकॉज हम देखते हैं कि हमारा रैंक कहीं पे भी नहीं, लाइक जहाँ पे लोगों का फर्स्ट रैंक आ जाता है, 1 to 10 वाले तो हाईलाइट करके ही आ जाते हैं, और हमारा कहीं भी बहुत दूर आता है। तो ये जो होता है ना, वो काफी डीमोटिवेटिंग होता है। पर अब जब गेट दिखती है तब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं, टेस्ट सीरीज से कुछ होता है। उससे सिर्फ हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कॉर्नर बाकी है। अब मैंने अगर टेस्ट सीरीज ही नहीं लिखी होती, और अगर मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसका मतलब कि वो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो मेरा वीक है, ठीक है। वो मैंने टेस्ट सीरीज थी तब पता चला कि ये पार्ट वीक है। अगर मैं टेस्ट सीरीज ही नहीं देता तो मेरे को पता भी नहीं चलता। अब मार्क्स तो सेकेंडरी बात है, पर हमको हमारी गलती मिल गई, तो दैट विल हेल्प इन द एग्जाम। अब इसी बार ये जब मैंने गेट दी, तो टेस्ट सीरीज में 2 क्वेश्चन है, और इस सबको पता होगा कि एक इसी वाले को पता होगा, कंट्रोल सिस्टम का था। ऊपर से एक डिस्टर्बेंस था, यहाँ से एक डिस्टर्बेंस था, और कुछ फाइनल वैल्यू, कुछ एरर कुछ ढूंढना। वो सेम मैंने टेस्ट सीरीज में आया था, सेम क्वेश्चन आ गया था, और मैंने एक गलती वहां पे की थी टेस्ट सीरीज, तो मेरे को याद थी कि ये गलती मेरे को कभी नहीं करनी है। तो दैट मतलब वो गलती मैंने गेट में भी नहीं की।
सो अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज से सिर्फ गलतियां ढूंढी। अब वो टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स बहुत कम, तो अल्टीमेटली वो मार्क्स से गेट को कोई लेना देना नहीं, पर मिस्टेक बहुत काम में लगे कि वो मिस्टेक वहां पे नहीं कर। तो मिस्टेक के लिए टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट और ग्रेट। उससे सो डिमोटिवेट भी मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो टेस्ट हम्म, सीरीज में बहुत आगे रैंक लाते थे, पर रियल गेट में पीछे चले गए, और ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो पीछे रहते थे पर वो लोग टेस्ट गेट में आ गए। तो गलती से सीखने में बहुत अच्छा रहेगा, उससे डिमोटिवेट। को एक बंदा है, बंदा ए है, जिसने टेस्ट सीरीज एक या दो ही लिखा होगा फुल टेस्ट सीरीज, पर उसने बहुत मेहनत से गेट का प्रिपरेशन किया है, न्यूमेरिकल्स अपने से किया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है। और दूसरा बंदा इतना मोटिवेशन से नहीं किया है मतलब गेट का थिंग्स, बट उसने टेस्ट सीरीज बहुत लिखा है। नवंबर से वो फुल टेस्ट सीरीज लिखना शुरू कर दिया और मतलब 30-40 टेस्ट सीरीज लिख लिया है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा अप्रोच है इन दोनों में? सर टेस्ट सीरीज लिखना तो इम्पोर्टेंट है, पर उसके बाद का जो एनालिसिस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर 1 घंटे की टेस्ट हम्म सीरीज है तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटे तो उसके पीछे एनालिसिस में चला जाए। एनालिसिस कैसा होता है कि हम्म क्वेश्चन, अगर मान लो कि 25 क्वेश्चन, तो एक पेपर पेन लेनी चाहिए, फिर क्वेश्चन 1 2 3 ऐसा 25 तक लिखते रहे। फिर जब अगर क्वेश्चन 1 है वो राइट है तो उसको छोड़ देने का, अगर क्वेश्चन 2 रॉन्ग है तो वो कौन से हम्म सब्जेक्ट में से, कौन से टॉपिक में से, वो वहां पे लिखते हैं। और हमारी जो नोटबुक है वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट की नोटबुक निकालने की, वो टॉपिक पे जाने का और वहां पे स्टार्ट करना, ये हो गया। अब जब हम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज बढ़ा देंगे, ये एक टेस्ट सीरीज थी हम्म पर ऐसे हम 5-6 देंगे, अगर ये टॉपिक पे ज्यादा स्टार मार्क्स आ गए उसका मतलब कि ये टॉपिक अपना वीक है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस की हम्म जरूरत है। सो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज से हमको ये पता, वो बोलते हैं ना, बिल्डिंग मतलब एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन सा टॉपिक वीक है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लेंगे हम्म उतने स्टार, जो भी वीक टॉपिक है उतने उनपे बढ़ते जाएंगे, और जो आता है उस पर कोई स्टार नहीं लगेगा। तो जब हम रिवीजन पे जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, सब वापस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, जो स्टार ज्यादा है वही रिवाइज। सो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज भी हम्म, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कम टेस्ट सीरीज देंगे तो हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हाँ तो थोड़ी टेस्ट सीरीज ज्यादा, मतलब 15-20 वो बहुत इनफ है, उससे हो जाए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और सब्जेक्ट टेस्ट तो सभी देने, हम्म। सब्जेक्ट टेस्ट मिक्स सब्जेक्ट वो तो सभी देने। फुल लेंथ 15-20 से हमको एक्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक भी। हाँ, और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसका टाइमलाइन क्या होना चाहिए? जनवरी या दिसंबर 15 से लेके गेट के पहले रात तक, मतलब पहले रात तक तो नहीं होगा, लास्ट वीक तक करना है या उसको स्टॉप भी करना है कभी जाके? आइडियली मैंने मेरे जो सीनियर से कांटेक्ट किया था तो वो कह रहे थे कि 25 दिसंबर इज द बेस्ट टाइम, 25 या 15 दिसंबर शुरू के करने आस के लिए? शुरू करने के लिए। और उसमें हम्म। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, एक दिन देना है फिर 2 दिन का गैप, 2 दिन में हमको रिवीजन करना है कि जो टॉपिक वीक लग रहा है, और फिर ऐसे ऐसे करके हमको आगे चले जाए। अब जब आएगा 1 वीक बिफोर द गेम, तब थोड़ा चिल करना चाहिए, तब टेस्ट सीरीज तो थोड़ा नहीं, मतलब नहीं लिखनी चाहिए, बिकॉज वो डिमोटिवेट कर देती है कभी कभी। तो वो टाइम पे क्या करना है कि टेस्ट बुक नाम की कोई वेबसाइट होती है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर सॉरी के सॉरी, फिर से बोलिए तो, नाम क्या है? टेस्ट बुक। तो वो लोग ने क्या किया कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उनको एक टेस्ट सीरीज के मतलब गेट के फॉर्मेट में बना दिया। तो वो लास्ट दिन में हमको ये करना है, मतलब जो 7 डेज है उसमें क्या करेंगे, हमने वैसे भी पीवाईक्यू की है तो वैसे भी हमको वो क्वेश्चंस तो आने ही वाले, तो वो दिन में थोड़ा मोटिवेशन रहेगा हमारे। अगर मार्क्स अगर 80-90 भी आ गए तो बहुत मोटिवेटेड फील रहे। तो ये जनरली सब टॉपर्स का स्ट्रेटेजी ये होता है कि लास्ट 7 डेज में प्रीवियस ईयर जो गेट 21 था, 20 था, 19 था, उन सब के उन्होंने रेडीमेड फॉर्मेट गेट के पोर्टल के फॉर्म में बना के, तो वो डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। तो लास्ट 7 डेज टेस्ट सीरीज नहीं ली, ऐसा मैंने भी हम्म किया, और सब कभी सभी लोग यही करते और जैसे जनवरी में हम लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है, हमको पता रहता है कि कौन से स्लॉट में एग्जाम होगा, तो हैं। आप जब टेस्ट सीरीज लिखते थे कि उसी स्लॉट में लिखते थे या कभी भी मतलब? नहीं, हाँ मैंने टेस्ट सीरीज तो वही स्लॉट में लिखा था। उसमें ऐसा था कि मेरा फर्स्ट हम्म ईसी का पेपर था और शाम को इंस्ट्रूमेंटेशन, और मेरे को थोड़ा दोपहर हम्म में नींद की जरूरत लगती है, तो आई वॉज वेटिंग कि कब वो एडमिट कार्ड आए और मेरे को पता चले कि मेरी एग्जाम ईसी की कब है, हम्म सुबह या शाम। और जब मेरे को पता चला कि सुबह को ईसी है तो मैं आराम से फिर दोपहर को थोड़ा सो जाता था, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है सोने के लिए। पर जो भी एस्पिरेंट है उसको थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए, अगर शाम को ईसी की एग्जाम आ गई तो फिर उनको सुबह को मतलब दोपहर को सोना नहीं है, तो कुछ भी करके अपने को जागना है, वो करना है। मतलब हम्म एडमिट कार्ड के बाद थोड़ा हमको
अलर्ट रहना है कि सोना है तो दोपहर में सोना या सुबह। सही है। और जैसे आपने अभी कहा, आपने ईसी भी लिखा है, ईएनआई भी लिखा है, तो इसका क्या लॉजिक है? ये करना चाहिए क्या सबको? या एंड इससे कितना ज्यादा लोड आ जाता है एक्स्ट्रा? ईसी के लिए, ईसी तो हम ईसी वाले से लिखेंगे, पर वो आई हम्म इंस्ट्रूमेंटेशन एक बैकअप जैसा रहता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ी कंपटीशन कम रहती है, तो वो हमेशा थोड़ा हम्म चिल रहने के लिए कि अगर ईसी भी गलत चला गया तो इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमारे पास है, इसलिए मैंने लिखा। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हम्म। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, ओनली ईसी के सब्जेक्ट्स लिए थे एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने। आप जब गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, अराउंड 12 महीना जितना भी, तब आपने कितना मूवीज देखा है, या क्या करते थे आप फॉर एंटरटेनमेंट? So the thing is, I'm a very spiritual guy. So मैंने मूवीज और वो सब तो हम्म कभी ये एक साल में कभी नहीं देखा, मूवीज देखता ही नहीं हूँ, वैसे भी मैं नहीं देखता और ये साल में तो नहीं देख। सो मैं स्पिरिचुअली हूँ, तो थोड़ा मैं मेडिटेट कर रहा था, थोड़ा टेम्पल जाता था, वहाँ पे थोड़ा बैठ बातचीत करता था, तो थोड़ा माइंड स्टेबल रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गेट के एग्जाम देंगे और लास्ट में जब 10, वो 10 9 8 से जो काउंटडाउन शुरू होगा, तब हमारी हार्ट बीट्स बहुत ऊपर चली जाती है। सो तभी अगर थोड़ा शांति हो गई, बिकॉज मेडिटेशन इज द बेस्ट की फॉर माइंड, माइंड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो मेडिटेशन से मेरे को फायदा हुआ था कि वहां पे भी इतना घबराहट नहीं हो, थोड़ा माइंड में स्टेबिलिटी रही। सो मेरे लिए यही था, सही है। रिफ्रेशमेंट के लिए यही। परफेक्ट। हम लोगों ने बहुत सारा बातें किया अराउंड टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज जो लेना है वो किसी का भी ले सकते हैं, या देयर इज सम स्पेसिफिक ही इसका लेने से अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू यू? और टेस्ट सीरीज तो इसकी वो कंपनी की लेनी चाहिए या वो इंस्टीट्यूट की लेनी चाहिए जिसमें एस्पिरेंट सबसे ज्यादा, तभी हमको एक्चुअल अपना मार्क्स और रिलेटिव परफॉर्मेंस तभी उससे पता। और 2 टेस्ट सीरीज इनफ। मतलब वैसे तो एक से भी बहुत हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके पास टाइम रहता है, तो वो अगर 2 टेस्ट सीरीज करे तो अच्छा नहीं। बट आई थिंक जो एयर 2 है इस बार इलेक्ट्रिकल में, उसने काफी टेस्ट दिए हैं, उसने अराउंड 300 टेस्ट दिए सब मिला के। 300 टेस्ट वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा नंबर है, और उसने बहुत टेस्ट दिए। सो जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए तो टाइम रहता है, तो वो सब ये कर, जो क्लासेस में मतलब जो कॉलेज में है वो लोग एक टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि एयर 88 जो मेरा फ्रेंड है वो भी कॉलेज में ही है, 4th ईयर, और उसने 6 महीने में प्रिपरेशन की थी, टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा नहीं लगाई, और उसने जो किया वो क्वालिटी में किया, मतलब सब्जेक्ट जो भी किए वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर। परफेक्ट। सो अभी एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड वो है आपका फेलियर का स्टोरी। क्योंकि आप भी एक बार गेट में, फेल नहीं बोलूंगा मैं, बट अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू गेट का जो कल्चर है, ये फेलियर कह सकते हैं हम लोग। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई स्टार्टेड माय गेम प्रिपरेशन इन थर्ड ईयर में से मैंने शुरू कर डाला, और पहले से मेरे को मतलब इसी में जाना था, तो मेरे को वैसे भी ईबीस मतलब पहले से पसंद। सो मेरे को कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, कॉन्सेप्ट सब याद थे, फॉर्मूला याद नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही याद थे, फॉर्मूला कुछ भी याद। तो और ऐसा था कि जब सर क्लास में क्वेश्चन कराते थे तो मैं सिर्फ मेरी जो क्लास वर्क की नोटबुक है उसमें सिर्फ रफ वर्क जैसे कर, सर क्वेश्चन कराते थे और वो क्वेश्चन कहाँ से है क्या है कभी नहीं लिखा, सिर्फ उसमें रॉपर करके सबको आंसर देता। अब ये सब तो मजाक में चला गया, दिसंबर आ गया, मिड जनवरी भी आ गया, अब रिवीजन के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना तो मैंने क्वेश्चन नोट किया, ना मेरे पास कोई फॉर्मूला लिखा, कुछ भी नहीं था। और जो भी था वो एप्टीट्यूड और वो भी था, वो भी कुछ नहीं किया, बिकॉज मेरे को वैसे भी एप्टीट्यूड पसंद, तो एप्टीट्यूड और मैथ्स भी कुछ नहीं करा। तो मैं जब एग्जाम देने गया K21, तो सिर्फ जो माइंड में कॉन्सेप्ट्स थे वो लेके गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला थोड़ी थोड़ी जो कुछ ऊपर से याद थी नहीं। पर ये जो मिस्टेक की थी वो मैंने 22 में करेक्ट कर, और 22 में मैंने सभी जो सब्जेक्ट की नोटबुक्स है वो बहुत अच्छे से कलरफुल सब कलर कलर करा है, और अच्छे से उसको नोट्स बनाए कि एक दिन पहले भी अगर मेरे को रिवाइज करना है तो मैं बहुत आराम से। तो मेरा यही फेलियर यही हुआ, नोट्स नहीं बनाई थी और एप्टीट्यूड और मैथ्स को छोड़ा। इस बार भी ऐसा ही हुआ, एप्टीट्यूड बहुत इजी था, लेकिन मेरा पहले से ही था कि एप्टीट्यूड करना नहीं है, इसलिए थोड़ा किया नहीं। अगर एप्टीट्यूड भी करता तो काफी अच्छा और भी रैंक आके चला जाता, पर एप्टीट्यूड करा नहीं मैं, इसलिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है उसके लिए तो एप्टीट्यूड और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्ट ऑफ अराउंड 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स इज वेरी ह्यूज। ओके। सो आपको क्या लगता है, फ्रॉम विथ सेल्फ स्टडी क्या हम ऐसे सेकेंड डिजिट 2 डिजिट रैंक ला सकते हैं विथ सेल्फ स्टडी? और दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल्फ स्टडी और कोचिंग में, अकॉर्डिंग टू यू? सर सेल्फ स्टडी में कैसा होता है कि वी हैव टू रीड फ्रॉम
रेफरेंस हमको पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना। वो हम अंदर हमको अगर ये पता चल जाए तो रेफरेंस बुक विल सर्व वेरी नाइस। तो अब कोचिंग में कैसा होता है, जो फ्लो चलता है वो हमको बताते हैं ये करो ये करो ये करो, हमको बहुत दिमाग उस पर नहीं लगा। सेल्फ स्टडी वाले में हमको टॉपिक्स खुद से प्रैक्टिस सब कुछ हमको खुद, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सेल्फ स्टडी। अगर कोई बच्चा सेकेंड या थर्ड ईयर में है कि कॉलेज के बीटेक में या बीई में, तो वो सेल्फ स्टडी अभी से कर सकता। मेरा एक और फ्रेंड है, मतलब मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है, वो आईसीएस बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में, तो उसने पूरा सब सेल्फ स्टडी से ही गेट किया। तो गेट कई लोग होते हैं जो पूरा सेल्फ स्टडी से गेट निकाल देते हैं और उसके लिए टाइम थोड़ा चला जाता है, और उसने तो ड्रॉप भी लिया था। मैंने बोला कि सेल्फ स्टडी में टाइम चला जाता है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो कोचिंग अच्छा रहेगा, पर और टाइम है सब कुछ है तो सेल्फ स्टडी का एक प्लस पॉइंट ये है कि आफ्टर गेट जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें वो लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो पूछते हैं वो ऑलमोस्ट सब बुक्स में से ही पूछ, तो तभी सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस ज्यादा रेलेवेंट है। बिकॉज आफ्टर गेट मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी थोड़ी एनपीटीईएल की वीडियोस देखी, आपने जो रेकमेंड किए थे ना के जैसा वो सब के वीडियोस, तो वो सब मैंने उसके बाद किया है। तो सेल्फ स्टडी अभी नहीं तो कभी कभी तो करना ही है। या तो अभी मेरे बहुत सारे ऑडियंस है जो लोग सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में है अपने बीटेक के, तो वो लोग क्या करें, मतलब वो तो अभी सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे पर उनका एकेडमिक्स भी चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल सिग्नल एंड सिस्टम, तो वो लोग क्या अच्छे से नोट अभी से बना के रखे या मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट को ही याद रख ले अभी के लिए? सर नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दे तो अच्छा है। और उसमें नोट्स में एक एक या दो दो पेज थोड़े छोड़ने चाहिए, ताकि हमको जो भी आगे जाके नए कॉन्सेप्ट मिले तो उसमें हम नोट करें। और मेरे हिसाब से अगर सिग्नल एंड सिस्टम थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में यार, तो वो उन लोग को बीटेक में भी बहुत हेल्प लगेगा। वैसे भी मोस्ट ऑफ द कॉलेज में सेल्फ स्टडी होता है, कुछ वो पढ़ाते नहीं, तो वहाँ पे वो जो सेल्फ स्टडी है उसको अगर अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो गेट में भी काम लग जाएगा, तो दोनों में फायदा। मतलब आपका जनवरी जनवरी जो था इस साल का 2020 का वो कैसा था, रफ एस्टिमेशन, और आपका जस्ट वन डे बिफोर गेट एग्जाम कैसा था आपका मतलब? सर जनवरी में 7 जनवरी को तो मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया, 15 जनवरी को मेरे को वो ओमिक्रॉन डिटेक्ट, तो उसी दिन वो क्या बोलते हैं कि एक दिन 2 दिन मैंने गैप ले लिया, फिर तीसरे दिन से गर्म पानी की बोतल ले ली थी बाजू में, और फिर नॉर्मल जो शेड्यूल था वही फॉलो किया। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए सर हम रुक नहीं पाएंगे, बिकॉज टाइम है नहीं, तो जो भी शेड्यूल है उसको तो कंटिन्यू करना ही पड़े। तो वो थोड़ा जनवरी थोड़ा डिफिकल्ट रहा था, और डे बिफोर गेट तो बहुत अच्छा, मजा आ गई थी वो दिन में। ऐसा था कि हमारे कॉलेज में ऑनलाइन कॉन्वोकेशन चल रहा था, तो उसकी थोड़ी वीडियोस देख ली, थोड़ा एप्टीट्यूड का थोड़ा पढ़ लिया, मतलब एकदम चिल रहा। एक दिन पहले कुछ घुसड़ पुसड़ नहीं, कुछ प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ एप्टीट्यूड थोड़ा देखा, वो थोड़ा कुछ ऑनलाइन कुछ कॉन्वोकेशन चल रहा था वो सब कुछ देख। एक दिन पहले चिल रहने में ही अच्छा है, तो टेंशन आ गया तो फिर और सब बिगड़, तो एक दिन पहले सब चिल रात को नींद आया था? हाँ उसमें ऐसा हुआ था, मतलब उसी टेंशन में नींद नहीं आ रहा था कि मेरे को नींद आएगा तो एक बार तो सो गया, फिर रात को 3-4 बजे नींद चली गई थी, फिर थोड़ा घुमा फिरा पापा से, मतलब पापा तो सो रहे थे खुद पर, थोड़ा बातचीत की, मतलब उठा के ऐसा, तो मतलब थोड़ा बोलते हैं ना वो झपकी देते हैं मम्मी पापा, सो जा वैसे टाइम तो चला। फैमिली सर फैमिली सही है। बहुत काम लगती है, एक दिन पहले कोई काम नहीं लगेगा, वो फैमिली का जो टच है मम्मी और वो सब भी बहुत टच बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है सही है। और आपका दिन का शेड्यूल कैसा होता था, आप कब उठते थे रफली? मैं 6:30 बजे उठ जाता, फिर 6:30 हम्म से 8 बजे तक जो कुछ पढ़ाई है, मतलब मैं बोल रहा था कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 1 हमारा प्राइमरी है जो अभी पढ़ना है, तो उसका रिवीजन करता था क्लास से पहले थोड़ा, फिर 8 बजे कुछ क्लास शुरू हो जाती थी तो उसमें उसमें बैठ जाता था, फिर जो भी ब्रेक आता उसमें जो नहा धोना है वो सब करके वापस क्लास में, और वो कुछ 1 बजे सब क्लास खत्म होता, उसके बाद जो क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन, तो मतलब 3-4 उसमें चले जाता, मतलब खाना, क्लास के बाद थोड़ा खाना आधे घंटे का, और खाना रेस्ट वो आधे घंटे, फिर उसके बाद वापस पढ़ने का, मतलब जो भी क्लास में हुआ उसको वापस रिवाइज, फिर हमारा सब्जेक्ट 2 जो पहले हो चुका है उसको रिवीजन में लेने, तो अराउंड 6-6:30 ये सब खत्म हो जाता है, फिर वक्त थोड़ा ब्रेक लेता था, फिर उसमें हम गुजराती इसमें थोड़ा जल्दी खा लेते 7:30, फिर 8-8:30 बजे मैं वापस थोड़ा रिवाइज करता, कोई भी सब्जेक्ट जो भी मन अच्छा लगे कि ये मेरे को वीक लग रहा है तो वो थोड़ा देख लेता, और फिर मैं कभी
10 को क्रॉस नहीं किया शुरू में, मैं हमेशा 10 बजे सो जाता। सो बिफोर वी कंक्लूड, मेरे को ये जानना था कि जैसे आपको ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ था या जनरल सर्दी का सी लगा रहता है पूरा महीना, तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लिया था आपके ये 1 साल ऑफ प्रिपरेशन में? प्रिकॉशन के लिए तो मैंने पहले डॉक्टर को पास चला, तो उन्होंने बताया कि तुमको ओमिक्रॉन है तो ये सब दवाई लेने का, तो वो सब तो किया। फिर सिर्फ गर्म पानी से ही पीते पीते मतलब 15 दिन और निकल गए। तो थोड़ा भी हमको अगर लगे कि कुछ लग रहा है तो हमको पहले वो टाइम पे डॉक्टर को, अगर मेरी एग्जाम नहीं होती तो मैं चला देता। ओमिक्रॉन वो इतना इम्पैक्ट वाला कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन हमारी एग्जाम थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और तुरंत ही उसका इलाज कर। ओके, और बाहर का खाना वाना आप नहीं खाते थे मतलब अराउंड दिस 1 साल प्रिपरेशन के टाइम में? लास्ट के 1 मंथ में तो कभी नहीं खा, आगे का मतलब दिसंबर तक नॉर्मल ये सब खा, 1 मंथ में नहीं खा। वन शॉर्ट क्वेश्चन, आप मोबाइल का एडिक्शन को कैसे उसको मतलब जाने दिया जो बीच रूम में? में पढ़ता था ना उसके बाहर ही फोन को रखता था, मैं जहाँ वहाँ मोबाइल है, ऐसा मेरा उस दिन का था, मतलब गेट के तरफ। और फेसबुक सोशल मीडिया ये सब आप करते थे? इंस्टाग्राम को पूरा अकाउंट ही डिलीट कर डाला, फेसबुक पे मैं हूँ ही नहीं, और हूँ तो कभी यूज ही नहीं किया, और कोई तो और व्हाट्सएप रखा था बिकॉज वो कभी डाउट या किसी का काम लग गया, सो व्हाट्सएप ही यूज किया ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन। इंस्टाग्राम बंद कर। मीन्स वही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि चलो मोबाइल है थोड़ा देख लेते, नहीं तो गेट तो पॉसिबल नहीं है। सो प्रमाणिक, इट्स ए ग्रेट टॉकिंग विथ यू। सो लास्ट मोमेंट कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ये कि गेट एग्जाम हम जब प्रिपेयर कर रहे थे, हम मेरे को भी लग रहा था कि बहुत हार्ड एग्जाम, पर अब लग रहा है कि गेट इजी एग्जाम है अगर हम डिसिप्लिन और थोड़ा पैटर्न को फॉलो करते करते, तो गेट एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाता है। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट से कभी डरने की जरूरत ही नहीं है, उसमें थोड़ा 2-3 बार अगर हम रिविजन कर डालेंगे तो गेट इज वेरी इजी। पीवाईक्यू करेंगे सर, आई वुड से कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसी में एक क्वेश्चन था, वो लास्ट ईयर से एकदम बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन था, डीएफटी ऑफ डीएफटी वाला क्वेश्चन, वो शायद 2016 में क्वेश्चन था और इस बार सेम टू सेम क्वेश्चन। सो पीवाईक्यू को बहुत ध्यान से करेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे तो गेट इजीली क्रैक। या और जाते जाते आप बोल जाइए, आप अभी कौन से आईआईटी में जाने वाले हैं? सर आई हैव टेकन एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे इन द प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड। ओके, सही। बेंगलोर में मिलते हैं आफ्टर 2 ईयर और 3 ईयर। यस सर। Okay, okay. It's a nice talking with Pramanik. So thanks a lot for coming here.